वेलकम टू लकी सर चैनल। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीडीपी के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये टारगेट करते हैं सीटेट को, एमपी टेट वर्क 3 को, रीट को। कहीं भी अगर आपको पेडागोगी का सेक्शन दिखता है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा जब भी मैं क्वेश्चन रीड करूँगी, और हर क्वेश्चन आपको जो एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। फर्स्ट ऑप्शन ये है। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, फिर मैं आपको बताऊंगी कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो गाइज, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में क्या करे, कार्य करे। अब बाकी के जो ऑप्शन है वो आप खुद ही देख लीजिए कि मोबाइल फ़ोन हम बच्चे को कितना दे लेंगे। ठीक है, दे लेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, अब जो शिक्षा नहीं ले पाए हैं उनके बारे में हमने जानना, अब इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा। अब घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर कितना परिश्रम पूर्वक कार्य कर लेगा, घर पे विद्यालय तो जाएगा ही ना, तो विद्यालय का तो नाम यहाँ पे आया ही नहीं है। तो जो आपने क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से हमने जाना है। तो वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, यानी कि वो अपने अध्यापक से बना के रखे जो उसको वो ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो वो उसको प्राप्त करे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है। समस्या समाधान को, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि समस्या समाधान क्या होता है। देखिए, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, और ऐसा आज हमारी लाइफ में है ही, हर किसी के साथ समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आज के टाइम में, मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी के सामने कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो समस्या समाधान, समाधान मतलब जो हमारे सामने समस्या आई है तो समाधान भी उसका ज़रूर होता है। ठीक है, तो आपको अब समस्या समाधान समझ आ गया होगा। तो क्या उसको बाधित नहीं करता है, तो ऑप्शन को देखिए और ये बताइए कि आप वो देखिए कि जो बाधित करता है। अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता, मोर्चाबंदी या निर्धारण। बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने यही कहा है कि वो देखिए कि क्या बाधित करता है। ठीक है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो गाइस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अंतर्दृष्टि। जो अंतर्दृष्टि है गाइस, वो जो है कि समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। बाकी ये जो मानसिक प्रारूपता है, मेंटल सेट्स हैं, मोर्चाबंदी है, निर्धारण है, फिक्सेशन करना किसी चीज़ का, निर्धारण करना कोई चीज़ जैसे हमने प्रेजेंट कर दी है और वो निर्धारित हो चुकी है, तो ये सब समस्या समाधान को बाधित करते हैं और अंतर्दृष्टि जो उनकी नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्प्य, वाक संबंध रोग या भाषाघात। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है भाषाघात। देखिए, भाषा से ही जुड़ा हुआ है, मैंने आपको अभी बताया भाषा अवबोधन है ना यहाँ पर। भाषा अवबोधन यानी कि भाषा का हम बोध कर रहे हैं, उसको हम जान रहे हैं। अब उसमें हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो अगर उसमें विकार आ जाए, उसमें कोई दिक्कत आ जाए, तो वो किससे जुड़ी होगी, तो वो भाषा घात होगी, यानी कि भाषा को घात करने वाला, उसको हानि पहुंचाने वाला। तो इस तरह आप चीज़ को याद कर सकते हैं। ट्रिक्स नहीं है, याद करने का एक तरीका बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूजन होती हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हो गई, जैसे कि पढ़ने से संबंध हो गया, कि पठन आ गया तो पढ़ने से आ गया, वाक मतलब बोलना हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो भाषाघात यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस उपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। दोबारा इसलिए पढ़ा है गाइस क्योंकि हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हमें आंसर देने की बहुत जल्दी होती है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मोड में है। अब मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शन। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करते रहना। इस बात पर बल देना कि आप उनसे जो है उच्च अपेक्षाएं रखें। तो बताइए, अब कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका राइट ऑप्शन। ध्यान से पढ़िएगा। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। बाकी के जो हैं सर्वाधिक प्रभावकारी विधि नहीं है। कैसे नहीं है कि पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित करें, या आपका है कि शिक्षक का यहाँ पर बताया गया है, विद्यार्थियों का यहाँ बताया गया है। अब जरूरी थोड़ी जो हम उनको पढ़ा रहे हैं तो उसमें वो रुचि विकसित करेगा। अच्छा, अपने लक्ष्य एक निर्धारित हो गया है तो बच्चों की अन्य बच्चों से तुलना करें। क्यों, ये हमने कंपैरिजन तो करना ही है, तो नेगेटिव में ही चला गया। इस बात पर बल देना कि आप उनसे उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, ये तो बल देना ही नहीं है, कहीं भी अपेक्षाएं तो वर्ड कहीं रोंग ही होगा। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। उनकी सफलता से जुड़े हुए हैं, उनमें जो पावर है, उनमें जो कॉन्फिडेंस है, उसमें आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है। ठीक है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है, उसमें आपको है अपना कॉन्फिडेंस दिखाना कि हाँ बच्चे तुम ये काम कर सकते हो और तुम सफल हो सकते हो। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, या कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए आप कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी कि क्या हो सकता है कक्षा में अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना है तो इन चार ऑप्शन में से क्या सहायक हो सकता है आपके लिए, बताइए। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। बाकी एक बार आपको मैं जो ऑप्शन है उनका आपको बारे में बता देती हूँ कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। कहाँ का न्याय है भाई कि अगर आपने उनको पढ़ाना है तो आप उनके जो टेस्ट को बढ़ा दीजिए, परीक्षण को बढ़ा दीजिए, कोई समझदारी वाली बात नहीं है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना, ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समानता लाना चाहते हैं और एक ही पद्धति पर टिके रहेंगे, बच्चा भी बोर होगा। अब जो कलांश होता है गाइस, जो आपको जिसको हम पीरियड कहते हैं, तो इसकी जो अवधि को बढ़ा दें, तो ये भी कहीं की सोच नहीं है, ये कोई गहरी सोच नहीं है और इसमें कोई तर्क भी नहीं है कि 40 से 50 मिनट कर देंगे तो इसमें बच्चे का क्या भला होगा। तो जो राइट ऑप्शन वो ये है कि अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। बच्चों की स्वायत्ता मतलब कि जो बच्चे खुद से काम करते हैं ना, तो उसको आप बढ़ावा दें, उसमें आप उनकी सहायता करें। कौन करेगा, वो अध्यापक करेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सत्य पे हमने ध्यान देना है, कौन सा सत्य है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को जो है प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होगा, यानी आईक्यू होता है, जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है और विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इसमें से आपको क्या सत्य लग रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी करेक्ट ऑप्शन इसका। कमेंट सेक्शन में बताइए सभी।
तो जो गाइस इसका राइट ऑप्शन है वो है ए, की जो आनुवांशिक बनावट है वो व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को जो है प्रभावित करती है। आनुवांशिक कहीं भर आ जाए और वो व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, आनुवंशिकता और पर्यावरण ये कहीं भी आ जाए, तो परिवेश यहाँ पर आ ही गया है। तो ये कहीं भी आपको ऑप्शन दिख जाता है ना, कहीं भी, मैं आपको ये कहती हूँ कि आंख बंद करके ना वही आंसर बताना, ठीक है। तो ये दोनों कहीं ना व्यक्ति को किसी ना किसी तरह प्रभावित जरूर करेंगे, चाहे वो गुणवत्ता पर हो, चाहे वो बनावट पर हो, चाहे बोलचाल में हो, चाहे कुछ भी हो। आनुवंशिकता और पर्यावरण और या परिवेश कुछ भी आ जाए तो आप बिना सोचे समझे जो है वही हमारा जो राइट ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ये जो कथन जो इसमें कहा गया है वो बिल्कुल सही है। बाकी के जो ये सभी तीनों बताए गए हैं वो गलत है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। कि जो हम पहले अनुभव ले चुके हैं और अगर हमने कोई नई चीज़ सीखनी है तो उसमें कहीं ना कहीं वो अनुभव जो पूर्व ज्ञान होता है वो अनुभव से ही जुड़ा होता है। तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो मस्तिष्क को कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित करता है। अगर हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और उसमें हमें पूर्व ज्ञान है तो उस नई चीज़ को सीखने में हमें कहीं ना कहीं आसानी होगी। आसानी होगी तो मस्तिष्क पे जो होगा दबाव कम पड़ेगा। विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है विद्यालीकरण। अब आप देखिए क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनकी बुद्धि पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हर कोई फोन टीवी इसी में ही लगा हुआ है। बच्चों के ट्यूशन है, 2 घंटे के ट्यूशन हो जाएंगे, लेकिन जो स्कूल है उनको डिसिप्लिन में रखता है, उनको होमवर्क देता है, ठीक है, उनको कई कई तरह की चीज़ें सिखा सकता है, वो घर बैठी माँ नहीं कर सकती है। तो विद्यालीकरण का बुद्धि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है मैंने आपको बता दी है, होप है आपको समझ आ गया होगा। और मैं अब आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि मेरा खुद का भी चैनल है, जो नए व्यूवर है मैं उनको बता दूँ, स्टडी विद नेहा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ मैं आज आपको सी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है टीजीटी एसएस का 2019 का सीडीपी का जो सेक्शन में आज आपको करवाऊंगी 30 क्वेश्चंस। बाकी जो है मैंने उसमें और भी इंक्लूड कर रखे हैं, प्रीवियस वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, मैं उसमें मैंने मैथ पेडागोगी के भी सेक्शन करवाए हैं, क्वेश्चंस को ही टारगेट कर रही हूँ उसमें भी, और सीडीपी की भी करवाए हैं। और बाकी की जो पुरानी प्लेलिस्ट है आप उनको भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और डेली अपडेट मैं उसमें करती हूँ, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और इस चैनल के साथ तो आप बने ही हुए हैं और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जो है, सामान्य बुद्धि को हम जी से डिनोट करते हैं, अनुकूल या सुसंगत नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए कमेंट सेक्शन में कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्यों नहीं माना जा सकता उनको वैध, इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताइए। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का जो मापन है वो संभव नहीं है। अब अगर मान लीजिए एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ठीक है, तो दोनों में बुद्धि अलग है, भिन्नता है ना, उनमें डिफरेंट इंटेलिजेंसी है। अगर हम उनका विशिष्ट परीक्षण नहीं करेंगे, परीक्षण नहीं लेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी अल्प बुद्धि है, कौन सी प्रखर बुद्धि है, कौन सी प्रभावशाली है। तो ये जो बुद्धि का जो चार्ट होगा वो आप सबको पता ही होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो मापन संभव नहीं है। सिर्फ यही है कि इसी से ही जो है हम माप सकते हैं कि बच्चा कितने लायक है। तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब्राहम मास्लो का जो इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बहुबुद्धि सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है अब्राहम मास्लो का। और जो ये सुसंगत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सुसंगत नहीं है, ठीक है, ये संगत में है, मतलब अनुकूल नहीं है इसके, सॉरी जी के अनुकूल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।
हानिकारक है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों में परस्पर जो है द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त हैं, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्य चर्चा के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी हैं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बताइए करेक्ट ऑप्शन अपना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको इसका राइट ऑप्शन बताऊंगी। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कि फोर्थ लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को मतलब सॉरी प्रवृत्त करते हैं। तो इस तरह क्या है कि लाभकारी नहीं है, नहीं कैसे हो सकता है कि लाभकारी है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षाओं को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। अब जो विविधता तो हमें देखने को मिलती है ना कक्षा में, तो लाभकारी है ये तो। और हानिकारक है तो पहले ही मैं कह दूं कि द्वंद्व कहीं ऑप्शन आ जाए तो वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अनुपयुक्त आ जाए, मंद विद्यार्थियों के स्तर पे आ जाए, अच्छा पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की कोई बात हो जाए, तो वो ऑप्शन ऑब्वियस अपने आप ही वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर हमारे। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर, या विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगी। बताइए। तो गाइज इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। जो भी विशिष्ट समावेशन कहीं भी वर्ड आ जाए तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे आपको इंक्लूड मिलेंगे, ठीक है। तो हमने वहां पर उनका जो है सूक्ष्म से निरीक्षण करना है, जो प्रावधान दिए गए हैं सूक्ष्म से निरीक्षण करना है उनका। ये केवल आ गया तो वहीं पर जो है नेगेटिव हो जाएगा कि केवल निर्योग्य छात्रों पर। मैंने आपको अभी बताया है कि समावेशन में सभी तरह के जो है विद्यार्थी इंक्लूड होते हैं, निर्योग्य छात्रों की हम बात यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे निर्योग्य बच्चे, फिर से ये वर्ड यूज हो रहा है, निर्योग्य बच्चे निर्योग्य बच्चे, निर्योग्य बच्चों को हम आगे नहीं कर सकते हैं। और विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों, फिर यहाँ पर साक्षरता को, फिर उनकी जो साक्षरता यहाँ पर निरक्षर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी को परिचालित करना, या स्व आकलन के कौशल को मानित करना। बताइए करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आपको बताती हूँ राइट ऑप्शन इसका। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, कि स्व आकलन मतलब खुद का आकलन करना, और जो कौशल ये आपने प्राप्त किया है उसको दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना, प्रतिमानित करना। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, कितने प्रश्नोत्तर सत्र कर लीजिएगा, यूट्यूब थोड़ी है, हम यहाँ पे बच्चे की बात कर रहे हैं। किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाओं को लेना, कैसे ले सकते हैं आप? अब कोई अलग अलग विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया लेने बैठे तो शिक्षक तो यही कार्य करता रहेगा, वही प्रश्नोत्तरी वाला थर्ड ऑप्शन आ गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, या परिपक्वता। बताइए कमेंट सेक्शन में सही आंसर, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे विकसित कर रही है, प्रयास कर रही है 14 वर्षीय देविका। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है स्वायत्ता, वो खुद से ही वो प्रयास कर रही है उसको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पृथक शब्द आ गया है, एक मिनट, यहाँ पर पृथक शब्द आ गया है, पृथक मतलब अलग करना। तो जब वो अलग हो चुकी है तो वो खुद से ही तो करेगी ना, खुद से ही वो भावना को विकसित करेगी, तो यहाँ पर स्वायत्तता अपने आप ही हो जाएगा।
देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई ऐसे पढ़ रहे होते हैं किसी क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में ही कभी-कभी आंसर छुपा हुआ होता है, वो हमें पता नहीं लगता। अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर जो विद्यार्थी यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, वो किशोर अवस्था अकड़पन सोच रहे होंगे। क्योंकि 14 वर्षीय यहाँ पर आ गया है, तो टाइम पीरियड आ गया है, ठीक है। जैसे कि 0 से 5 वर्ष है उसका शैशवावस्था का, 6 से 12 का है बाल्यावस्था का, ठीक है। तो 13 से 18 का हो गया किशोरावस्था को माइंड में पहले यही आ जाएगा, किशोरावस्था में अखड़पन है ये तो। लेकिन नहीं, यहाँ पे आया कि पृथक है, ध्यान से पढ़िएगा, वो पृथक है, तो वो स्वायत्तता कर रही है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप है आपको समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को भी आप सपोर्ट कर ही दीजिएगा अब तो। स्टडी विद नेहा। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें, परिवर्तनीय जटिलता और सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से, या पारस्परिक शिक्षण से? पारस्परिक। बताइए कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कि ये जो सब मैंने आपको इतना बड़ा बड़ा बोला है ये किसके अंडर में है। बस आपको ये जो है डायरेक्ट जो याद करना है कि इसके अंडर है, ठीक है, बताइए। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है विभेदित अनुदेशन। ये विभेदित अनुदेशन से जुड़ा हुआ है। उस ये जो जितने भी चीज़ें मैंने आपको अभी ऊपर बताई हैं ये सभी की सभी विभेदित अनुदेशन से जुड़ी हुई हैं। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें जुड़ी हुई हैं, वर्गीकृत अधिगम सामग्री जुड़ी हुई है। वर्गीकृत करना, अधिगम सामग्री है उसको वर्गों में बांटना, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें यूज़ करना, तरह तरह की शास्त्रीय तकनीकों या यूज़ करना। अब बहु बहु जहाँ आ रहा है वो विभेदित अनुदेशन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, उसके अंडर आ जाएगा। परिवर्तनीय जटिलता होगी, सामग्री का जिस तरह स्वरूप है उसका यहाँ पर बताया गया है। तो होप है अब आपको ये याद हो गया होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखाना सिखा रही है, तो वो क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पूर्ण जलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को समर्थन कूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। बताइए करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आसान है ये वाला। तो गाइस इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए, कि वह बच्चों को पाठ समझने के लिए सब शैली विकसित करने में जो है सहायता कर रही है। सब शैली, खुद की शैली विकसित करने में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कह रही है कि पूर्व पठित पाठ से जोड़ते बच्चों को सारांश लिखना है। तो जब वो सारांश लिखेंगे तो उसमें खुद की शैली का यूज़ करेंगे ना। पाठ समझ चुके हैं तो उसमें अपनी खुद की शैली का यूज़ करेंगे, तो उसमें वो सहायता कर रही है। अब अदर जो है वो भी देख लेते हैं एक बार। ना पढ़ने की न आ गया तो बिल्कुल जो है पूर्ण जलित कर रही है महत्व को, कोई सेंस नहीं है। विद्यार्थियों को समर्थन, अब स्मरण याद थोड़ी करवाना है हमने किसी चीज को, याद तो हमने उस पे तो जो बच्चे पे तो जोर देना ही नहीं है। सब शैली विकसित कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? ये शोधाधारित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विधियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, या इसका कोई गुण अनुभवात्मक आधार नहीं है। ध्यान से पढ़िए, बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है को देख लीजिए, जो संबंध है और जो नहीं होगा फिर वो राइट ऑप्शन होगा। बताइए करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में। तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता जो है प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रतिभाशाली हैं तो वो हर क्षेत्र में अपनी विशिष्टता जो है प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत से ये सभी संबंध रखते हैं कि ये शोधाधारित नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत, और विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। हम एक पद्धति एक जो है व्यक्ति पर अप्लाई नहीं कर सकते, एक विद्यार्थी पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर भिन्न भिन्न बुद्धियां हैं, भिन्न भिन्न बच्चे हैं, तो भिन्न भिन्न पद्धतियां यूज होंगी, ध्यान रखिएगा। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है बहुबुद्धि सिद्धांत का, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का, कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी
प्रत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के बाद अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपासमक उपाय है कि ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्प को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो केवल तो पहले ही काट दीजिए, अब 3 में बताइए करेक्ट ऑप्शन। फिर मैं आपको बताती हूँ इसका राइट ऑप्शन। तो गाइस इसका राइट ऑप्शन है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं। एक अध्यापक है, बच्चे से परामर्श कर रहा है, उससे वार्तालाप कर रहा है, ठीक है, तो उससे आप लगाइए कि वो विचारों को खोज कर रहा है, उसमें उसमें उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ावा दे रहा है। परामर्श कर रहा है तो आत्मविश्वास का बढ़ावा दे रहा है। विचार वो उत्पन्न कर रहे हैं, उनको खोजने का भी बताएगा, आत्मविश्वास भी पैदा करेगा। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये था मेरा आज का पार्ट 1। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता के जाइएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, कमेंट जब मिलते हैं ना अच्छे अच्छे तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है काम करने में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अब आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे, ओके, और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको इस वीडियो की या आने वाली जितनी भी वीडियो होंगी सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। साथ में आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, स्टडी विद नेहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। काफ़ी उम्मीदें हैं और मुझे पता है कि मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।